स्वागत है आपका लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश से भागने के बाद श्रीलंका के हालात बहुत बिगड़ गए हैं। राष्ट्रपति राजपक्षे ने संविधान के अनुच्छेद 37.1 के तहत प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया और आपातकाल लागू कर दिया है, लेकिन प्रदर्शनकारी विक्रमसिंघे के भी खिलाफ है। आपको बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास और संसद भवन पर धावा बोल दिया। इसके बाद सरकारी न्यूज चैनल पर भी कब्जा कर लिया गया। एक प्रदर्शनकारी ने लाइव आकर अपना पक्ष रखा, हालांकि न्यूज चैनल का प्रसारण कुछ देर बाद रोक दिया गया। वहीं श्रीलंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की मांग भी की है। खबरों के मुताबिक राजपक्षे गोटाबाया ने अभी तक राष्ट्रपति पद से इस्तीफा नहीं दिया है। राजपक्षे के शासनकाल में चौपट हुई अर्थव्यवस्था को लेकर श्रीलंका के नागरिकों में भयंकर आक्रोश है। राजपक्षे के भागने की खबर सुनते ही भीड़ ने प्रधानमंत्री निवास और संसद भवन पर धावा बोल दिया। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे को संविधान की धारा 37.1 के तहत गोटाबाया राजपक्षे ने अंतिम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों को विक्रमसिंघे भी मंजूर नहीं है। Because this is the Prime Minister's office, one of the branches, and Prime Minister Wickremesinghe has been working out of here, and they want him to also resign along with the President, because otherwise, according to our Constitution, when the President resigns, the Prime Minister becomes interim or acting President. प्रदर्शनकारियों ने सरकारी न्यूज चैनल रूपवाहिनी पर भी धावा बोलकर कब्जा कर लिया। न्यूज चैनल के एंकर की जगह बैठकर एक प्रदर्शनकारी ने विद्रोह की वजह बताई। इस प्रदर्शनकारी ने यह भी कहा कि अब जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होती, तब तक इस चैनल से जन आक्रोश की ही खबरें प्रसारित की जाएंगी। लेकिन कुछ ही देर में चैनल का प्रसारण कुछ देर के लिए रोक दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्होंने न्यूज चैनल पर कब्जा नहीं किया है। इसी बीच रानिल विक्रमसिंघे ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ट्राई फोर्सेस कमांडोज और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को मौजूदा हालात संभालने की जिम्मेदारी दी है। लंकाई प्रधानमंत्री कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 30 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। वहीं सड़कों पर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए सुरक्षा कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बड़ी संख्या में पुलिस और सेना के जवानों को तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारियों पर लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। श्रीलंका के स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने के मुताबिक राष्ट्रपति राजपक्षे ने उन्हें सूचित किया है कि प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाए, क्योंकि वो देश से दूर हैं। दरअसल जन आक्रोश को देखते हुए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को श्रीलंका छोड़ना पड़ा। वो श्रीलंका के सैन्य विमान से अपने परिवार समेत भागकर मालदीव पहुंचे और शरण मांगी। राजपक्षे ने मालदीव की संसद के स्पीकर और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद से बातचीत की थी। मालदीव सरकार ने सफाई दी है कि राजपक्षे अभी तक देश के राष्ट्रपति हैं और ऐसे में अगर वो देश आना चाहते हैं तो उन्हें मना नहीं किया जा सकता था, लेकिन श्रीलंका के प्रदर्शनकारी उन्हें वापस भेजने की मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। श्रीलंका में विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा ने कहा, प्रधानमंत्री तभी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं जब राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करते हैं और उनका कार्यकाल खाली हो जाता है। इसके अलावा संसद के परामर्श पर मुख्य न्यायाधीश पीएम को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इनके बिना पीएम राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते और कर्फ्यू की घोषणा नहीं कर सकते हैं। We are meeting to get some idea about how to get elect the next president of the country. So SJB is the main opposition party. So number of parties are inside. They are discussing the options available to come to a greater consensus. Right? We believe that after all these things, that consensus is important when you're electing a next president. So that is the discussion that is going on inside. ऐसे में नागरिकों का प्रदर्शन उग्र हो गया है।
श्रीलंका में एक बार फिर आपातकाल लागू कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों पर हेलीकॉप्टरों से नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास में घुसने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हवाई फायरिंग की भी खबर है। इस बीच रानिल विक्रमसिंघे ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ट्राई फोर्सेस कमांडरों और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को मौजूदा हालात संभालने की जिम्मेदारी दी है। लंकाई प्रधानमंत्री कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 30 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। वहीं मालदीव में भी राजपक्षे को शरण देने के खिलाफ वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम सालेही के निवास के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया है, क्योंकि राजपक्षे के शासनकाल में मुसलमानों और तमिलों के साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं। समझा जा रहा है कि राजपक्षे यहां से दुबई जाने की तैयारी में है। बहरहाल बहुसंख्यकवाद की राजनीति करने वालों के लिए श्रीलंका के हालात को एक बड़ा सबक माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो श्रीलंका के हालात खराब हो चुके हैं और प्रदर्शनकारी लगातार उग्र होते जा रहे हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया गया और कल हमने जिस तरह की तस्वीरें देखी वो वाकई ये बताती है कि जो लगातार जो है दिन ब दिन जो श्रीलंका के हालात है वो अब और ज्यादा खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कैप्टन आई सिंह जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ इस वक्त रत्नाकर सिंह जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। रत्नाकर जी, बहुत स्वागत है आपका। अश्विनी राणा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री हैं। अश्विनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और जितेंद्र कुमार ओझा जी इस वक्त हमारे साथ है, पूर्व राजनयिक हैं। बहुत स्वागत है ओझा साहब आपका। ओझा साहब, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। जिस तरह के हालात फिलहाल श्रीलंका में बने हुए हैं, ये क्या बताते हैं, ये क्या जताते हैं? जो हमारे मैं बहुत चर्चाएं सुन रहा था अपने कई चैनल पे, और उस पे लोग कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसे कर दिया जाए, वो इकोनॉमिक पॉलिसी ट्वीट कर दिया जाए। वो नहीं, 1978 का जो संविधान श्रीलंका का बना, उस संविधान को भी उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने रिक कर दिया था। और वो कहते थे कि इस संविधान के अनुसार आप एक काम नहीं कर सकते हैं, किसी पुरुष को स्त्री नहीं बना सकते और स्त्री को पुरुष नहीं बना सकते। बाद बार के संविधान में राष्ट्रपति के पास तमाम शक्तियां हैं। अब 1904-05 में जब ये डिफरेंसेस चल रहे थे एलटीटी और सिंगला के बीच में, तो यहाँ पे महिंदा राजपक्षे सिंगला शॉविनिज्म के जोर पे आते हैं। और आने के बाद जो उन्होंने एक एक करके सारे इंस्टीट्यूशन को डिसमेंटल कर दिया, जुडिशरी की ऑटोनॉमी खत्म कर दी, ब्यूरोक्रेसी को टोटली स्पाइनलेस कर दिया और तमाम चीजों को। उसके बाद वैनिटी प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं, आप देखिए कि जो हम बंदूता का प्रोजेक्ट है, ये एक ड्यूअल यूज प्रोजेक्ट है जिसको चाइनीज प्रेशर में आके उन्होंने पूरी जमीन दे दी। लोन नहीं कर सकते थे तो किसने 15,000 हेक्टेयर एरिया चाइना को परमानेंटली अपनी सॉवरेंटी से बाहर निकाल दिया और वो जनता से काफी दूर हो चुके थे। तो अगर आप देखते हैं कि ये जो स्थिति थी, पहली बार फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद अगर हम देखें कि पहली बार ऐसी स्थिति आई है कि आधी पॉपुलेशन श्रीलंका की वो सड़कों पे आ गई और जनता का ऐसा रोष कहीं नहीं देखा जा रहा है। तो इसके बाद भी आप देखें कि पूरे पॉलिटिकल स्पेस को श्रीलंका में, वहां के लोगों से मेरी लगातार बातचीत हो रही है, वो कह रहे हैं कि पूरे पॉलिटिकल स्पेस को कार्टलाइज कर दिया गया है। जहां तक रनिल विक्रमसिंघे की बात है, मैंने पहले आपके चैनल पे कहा था, नेहा जी करीब मई में कहा था कि राजपक्षे जी को जाना होगा। वो कब जाते हैं ये पता नहीं है। मई के महीने में कहा, जब रनिल जी आए थे तब आप ही के चैनल पे, शायद आप थी या कोई और था, मैंने कहा था कि देखिए रनिल बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं, सीईओ की तरह देश चलाने का उनका तजुर्बा है, लेकिन उनकी पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस इतनी नहीं है कि इस संकट से वो निकाल लें। और अभी भी वो किसी न किसी तरीके से बने रहना चाहते हैं और जनता इससे तैयार नहीं है। सवाल सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस का नहीं है, लोगों का भरोसा उठ गया है। और ऐसी स्थिति में मैं सोचता हूं कि भारत के हिसाब से देखिए, डिप्लोमेटिक ये सारी बातें चलते रहती है, लेकिन हर एक एम्बेसी जो है तमाम स्टेक होल्डर्स को एंगेज करती है, चाहे वो अपोजिशन के लोग हों, चाहे गवर्नमेंट के लोग हों, चाहे सिविल सोसाइटी के लोग हों, चाहे कॉर्पोरेट के लोग हों। वो पर्दे के पीछे एंगेजमेंट चलती रहती है। तो वो एंगेजमेंट होना चाहिए था हमारी तरफ से कि ऐसी अराजकता वाली स्थिति नहीं आए, क्योंकि मालदीव हो या श्रीलंका हो, दोनों हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। और वहां पे ऐसी अराजकता आती है तो थर्ड कंट्रीज को स्पेस मिलता है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो मेरा मानना है कि देखिए, चेंज जो है बहुत जरूरी है, लोगों का भरोसा बहुत जरूरी है। और इसमें यूनाइटेड नेशन से भी अधिक, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अधिक, ये भारत का बैकयार्ड है और हमारी जिम्मेदारी बहुत अधिक होती है। नेहा जी, हमारी विश्वसनीयता बहुत होती है और वो सिर्फ पैसे देने से नहीं खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जयशंकर जी के नेतृत्व में कुछ एंगेजमेंट चल रही हो ताकि सिचुएशन काबू में लाया जाए। ठीक है। अश्विनी जी,
जिस बात का जिक्र अभी ओझा साहब ने किया, उन्होंने कहा कि देखिए लोगों का भरोसा उठ गया है श्रीलंका में, और यही वजह जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये बताती है, ये जताती है कि देखिए किस तरह से अब हाहाकार की स्थिति है। महंगाई अपनी चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है। अब ये हालात हो गए हैं कि अब प्रधानमंत्री के आवास का घेराव किया जा रहा है, वहां पर आगजनी की जा रही है, कंट्रोल करने के लिए भीड़ को आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, फायरिंग की जा रही है। ये स्थिति आ गई है सर श्रीलंका के अंदर, हाहाकार मचा हुआ पूरी तरह से। लेकिन जो भरोसा उठा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, भरोसा जो उठा है उसके लिए जो वहाँ का सत्ता पक्ष था, जो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, वही जिम्मेवार है। क्योंकि जिस प्रकार से ओझा जी भी कह रहे थे कि चीन के दबाव में वहाँ पर उन्होंने सारे काम किए हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को खुद ही डुबोया, मतलब उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है। ये जरूर है कि भाई कोविड उसमें एक हिस्सा है कि उसके कारण वहाँ अर्थव्यवस्था में नुकसान हुआ। लेकिन कोविड तो सिर्फ पूरे विश्व में था ना, अलग अलग देशों में था, तो फिर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था ही क्यों खराब हुई? वही है कि वहाँ की जो सत्ता पक्ष है उनके जो गलत नीतियां हैं, गलत डिसीजंस हैं, उसके कारण से ये आज की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो मुझे लगता है इसलिए जो आज बाकी लोग आ रहे हैं, जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, ऐसे लोगों का एक टेम्परेरी गवर्नमेंट वहां पर बननी चाहिए, जो कि यूएनओ और भारत आसपास के देशों के साथ मिलकर जो है उसका रास्ता निकाले। लेकिन इस सब में चीन से इस देश को बचना होगा, नहीं तो पूरा कब्जा जिस है चीन का जो विस्तारवादी नीति है, उसके नाते उसकी जो नजर है वो उसी पर है कि वो किसी तरीके से इस छोटे से देश को जो है वो कब्जा कर ले। बहुत छोटी पॉपुलेशन है, 2.5 करोड़ भी नहीं है, तो ऐसा एक छोटा देश जहां पर इस प्रकार की व्यवस्था, और 3 साल में सरकार ने पूरे देश को जिसे कहना चाहिए वो सड़कों पर ला दिया, तो जिम्मेवारी तो जो सरकार थी उनकी ही बनी। बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि गलत नीतियों की वजह से आज ये स्थिति है श्रीलंका में। रत्नाकर सिंह जी, आप भी भारतीय सरकार पर लगातार इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि देखिए गलत नीतियां भारत की सरकार की भी है। श्रीलंका तो ये स्थिति झेल ही रहा है, हालात बहुत खराब है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो जाहिर तौर पर बताती है कि बहुत ज्यादा अव्यवस्था वहां पर देखी जा रही है। लेकिन अब क्योंकि आप भारत की सरकार पर भी आरोप लगाते हैं कि गलत नीतियां इनकी भी है, तो कैसे इन नीतियों को ठीक करना चाहिए, और क्या सरकार को जगाने का काम विपक्ष को वक्त वक्त पर करते रहना चाहिए, और ये काम आप बखूबी कर रहे हैं क्या, ताकि उस तरह के हालात झेलने के लिए कम से कम हमें झेलने ना पड़े उस तरह के हालात? जी नेहा जी, आपका प्रश्न बहुत ही सही प्रश्न है। आज की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में ये प्रश्न बहुत लाजमी है कि क्या हमें भारत को श्रीलंका से इस तरह की परिस्थितियों में सबक सीखना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए, मैं ये कहूंगा। देखिए, आज श्रीलंका की परिस्थिति किस लिए हुई है, उसका मूल कारण ये है कि वहां की सरकार ने गलत नीति जो है अपनाई। उन्होंने फर्टिलाइजर बैन कर दिया और पेस्टिसाइड बैन कर दिया, जिसकी वजह से वहां पे अन्न उत्पादन जो है वो बिल्कुल आधा हो गया। अन्न उत्पादन आधा होने की वजह से वहां की सरकार को आयात करना पड़ा अन्न को। अब जब इतनी मात्रा में आयात करना पड़ा अन्न को, तो वहां पे जो है उनके खजाने, जो सरकार के खजाने हैं, वो खाली होने शुरू हो गए। तो परिस्थिति कहीं न कहीं वहां पे इस तरह से गलत नीति की वजह से परिस्थितियां जो भयावह होती चली गई, जिसको सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई। मेरा कहना यह है कि भारत की सरकार ने पूर्ववत में जो फैसले लिए हैं, चाहे नोटबंदी का ही एक उदाहरण उठाकर देख लीजिए, किस प्रकार से नोटबंदी का जो 4 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री जी आते हैं टेलीविजन पे और कहते हैं कि 500 के 1000 के नोट जो है वो बंद हो जाएंगे, और किस तरह से देश में अफरा तफरी मच गई थी और सैकड़ों लोगों ने जान से हाथ धोना पड़ा। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो, जो कैश में लेन देन करता है, जो ब्लैक मनी नहीं था, वो पूरी तरह से उस पर पूरी तरह से प्रभावित हुआ। असर ये हुआ कि बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है बंद हो गए पूरी तरह से।
तो कहीं न कहीं अगर सरकार गलत नीतियां लेती है, चाहे वह नोटबंदी जैसे नीति हो, चाहे वह गलत जीएसटी हो, चाहे वो अनप्लान्ड लॉकडाउन की परिस्थिति हो, तो इस तरह की जो गलत नीतियां हैं वो देश को कहीं न कहीं बुरी तरह से बहुत प्रभावित करती हैं। तो सरकार को उन चीजों से सबक सीखना चाहिए कि हम जो नीति बनाते हैं उसको विशेषज्ञों से, मैं फिर से आपको एक बार बहुत जोर देके कहूंगा कि विशेषज्ञों से चर्चा करके राय लेकर और नीति को लागू करना चाहिए, जो कि श्रीलंका की सरकार ने भी नहीं किया। और यहाँ पे भी जब नोटबंदी हुई या गलत जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ, अनप्लान्ड लॉकडाउन हुआ, तो यहाँ की भी सरकारों ने विशेषज्ञों से राय मशवरा नहीं किया और लागू किया। हसर उसका क्या हुआ देखिए, देश में बेरोजगारी बढ़ गई, देश में महंगाई बढ़ गई, हमारी अर्थव्यवस्था जो है वह बद से बदतर हो गई। तो ये सारी परिस्थितियां जो कहीं न कहीं हमको उनसे सबक सीखना चाहिए और भारत को या मोदी सरकार को इस तरह की जो भी निर्णय ले, नीतिगत फैसले ले, उसमें विशेषज्ञों से राय मशवरा करे, चर्चा करे, उसके बाद वो नीतिगत फैसला ले और उसको लागू करे। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, क्या वाकई सरकार को सबक लेने की जरूरत है क्या, जिस बात का जिक्र अभी रत्नाकर जी कर रहे हैं? नेहा जी, सरकार अपने हिसाब से बहुत अच्छा कार्य कर रही है और नोटबंदी भी हमारा डिसीजन बहुत अच्छा था, क्योंकि इससे वो लोग परेशान हुए जिन्होंने गोदाम भर रखे थे काले धन से। उन्होंने देखा होगा कि किसी ने नहर में फेंके, किसी ने आग में जलाए, तो ये जो छुपा के रखे थे ना, उन्हें परेशानी हुई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा श्रीलंका में आंकड़े जरा पढ़ लीजिए। सुने, आप बीच में मत बोला करें, मैं बीच में आपसे बोला नहीं हूँ अभी। आप जो भी कहते रहे मैं सुनता रहा हूँ, अब सुने ठीक से। तो ये श्रीलंका में प्रॉब्लम क्यों आई, उसका मुख्य कारण ये है कि वहाँ पूरा सत्ता पे कब्जा एक परिवार का था और आपने देखा होगा कि पूरा परिवार सत्ता को किस तरह से जो है ना भोग कर रहा था, दुरुपयोग कर रहा था। और तो और इनके एक भाई अमेरिकी नागरिक थे, श्रीलंका के नागरिक भी नहीं थे, मगर श्रीलंका में वो मंत्री बने हुए थे। तो इनका काम था टोटली श्रीलंका की जो करेंसी उन्होंने जो चाइना से भी लिया लोन, अन्य जगहों से भी लिया, वो पूरा पैसा निकाल के इन्होंने विदेशों में जाके अपना इन्वेस्ट किया है। इसलिए वो भाग रहे आज छोड़ के, तो उन्हें मालूम है श्रीलंका को बर्बाद करके। नहीं, अभी आपने अश्विनी जी को सुना। देखिए, एक परिवार का कब्जा है या नहीं है ये एक अलग चीज है, लेकिन अभी अश्विनी जी ने भी कहा, रत्नाकर जी ने भी कहा कि देखिए उससे सबक लेने की जरूरत है और गलत नीतियों की वजह से आज श्रीलंका इस हालात से जूझ रहा है। सुने नया जी, मेरी बात पूरी बात हो जाने दें। तो एक परिवार का कब्जे की वजह से पहले भी श्रीलंका में सरकारें नहीं है, कभी ऐसा नहीं हुआ। एक परिवार की बात है कि आप किस पे निशाना साध रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है जहाँ एक परिवार की सत्ता होगी वहाँ पर यही हर्ष होगा, क्योंकि वो फिर वहाँ के अपने आप को सर्वा मानते, जैसे कांग्रेस काल में होता था। आपने देखा होगा कि कांग्रेस काल में एक भी सरकार आप ऐसी बता दो जिस टाइम इनके यहाँ भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पे ना हुए हो। अभी यूपीए में ही देख लो, कोला घोटाला इनके टाइम जो हुआ, 2G 3G इनके टाइम हुआ। अगर ताजा घोटाले की बात करिए ना सर, पशुपालन विभाग में जो घोटाला हुआ, गिनाने लगे हो जाएगी, इतने घोटाले इनके टाइम होते थे। और मेरी 8 साल की सरकार में आप एक बता दो कि ये इस सरकार में नहीं घोटाले होते हैं, लेकिन सवाल वही है कि देखिए गलत नीतियों की वजह से आज क्या श्रीलंका इस हालात से जूझ रहा है। एक बहुत अहम सवाल मेरा जितेंद्र ओझा जी आपसे है, क्योंकि जो हालात है देखिए वो तो खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस बात का जिक्र अभी कैप्टन आई सिंह जी कर रहे थे कि गलत नीतियां तो अपनी जगह है, लेकिन एक परिवार का कब्जा है, वो अपना दबदबा मानता था। क्या आज ये हालात इसलिए श्रीलंका के हुए हैं, या फिर आपको लगता है कि गलत नीतियां, गलत वक्त पे गलत फैसले लिए गए इस वजह से? देखिए कोरोना की अगर हम बात करें तो वो तो पूरे विश्व में था, फिर कोरोना से सिर्फ श्रीलंका ही क्यों सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ? क्या वजह इसके पीछे मानते हैं कि आज इस हालात से जूझ रहा है श्रीलंका? देखिए, बहुत अफसोस होता है कि ऐसे मुद्दे पर भी हमारे दो राजनीतिक दल के लोग आके तू में शुरू कर देते हैं। और यही मैंने कहा था कि श्रीलंका की जो नाकामयाबी है वो ये दिखाता है कि वेस्टमिंस्टर मॉडल या वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी जो हम लोग लेके आए हैं, वो डेमोक्रेसी कैसे कोलैप्स कर गई। इस बात पे मैं ध्यान दे रहा हूँ। क्यों? मैं तो कई सालों से देखिए नेशनल सिक्योरिटी में प्रैक्टिस किया हूँ, नेशनल सिक्योरिटी मैंने पढ़ा नहीं है, और 8-9 साल जो है मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा और अल्ट्रा लेफ्ट में रहा, और मेरे पुलिस रिकॉर्ड वेव कर दिए गए। भारत की डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, मैं सिविल सर्विस के सबसे सेंसिटिव जगह जाके काम किया।
मैं कहता हूं कि ये मॉडल जो है डेमोक्रेसी का वो हमारे सिस्टम के लायक ही नहीं है। कहा जाता है कि फर्स्ट रिफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल इज पॉलिटिक्स इन मोस्ट ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसीज, और ये जो है दिखाई दे रहा है। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आपके देश के सबसे बेहतरीनतम लोग वो जाएं और पॉलिसीज आप देखिए कि हर एक की निगाह में उसकी पॉलिसी सबसे अच्छी होती है। किसी को ईश्वर ने ऐसी ताकत नहीं दी कि उसके दिमाग जो है वो बहुत खूबसूरत है। क्रिमिनल से आप पूछिए, क्रिमिनल कहता है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूं। तो पॉलिसीज क्यों गलत और सही आप कह रहे हैं कि देखिए पॉलिसी किसी व्यक्ति में के जरिए नहीं आती है डेमोक्रेसी में, उसमें रूल ऑफ लॉ बना है, इंस्टीट्यूशन बना है, विशेषज्ञों के लिए जगह बनी है। ये दिखाया जा रहा है कि कैसे डेमोक्रेसी को रिग किया जा सकता है, हर एक कॉन्टेक्स्ट में रिग किया जा सकता है। कई जगह जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है ब्रोकरेज सिंडिकेट बन चुकी हैं, जो अपने ही देश को सबवर्ट कर रही है। ये समस्या सिर्फ श्रीलंका में नहीं है, सारी जगह है। क्या विशेषज्ञों की कमी नहीं है? कमी है श्रीलंका में? बिल्कुल कमी नहीं है। किस तरीके से ये परिवार आता है? देखिए ये परिवार तो 2004 से पहले किसी को मालूम ही नहीं था कि ये परिवार है। भंडार नायके जी का परिवार हुआ करता था, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, ये सब आए और उसके बाद ये भी आ गए। तो डेमोक्रेसी में आप देखिए कि कई जगह ऐसा हो रहा है कि जितने जो है, क्या मैं कहूं कि जितने लुच्चे, लफंगे, लंपट ये भी आ जाते हैं, आके जो है वो ब्रोकर बन सकते हैं, अंडर हैंड डील कर सकते हैं, आने के बाद सत्ता में काबिज होते हैं और उनको पता नहीं होता है, वो इंस्टीट्यूशन को सबवर्ट करते हैं। देखिए ये सवाल पॉलिसीज का बिल्कुल नहीं है कि ये पॉलिसी खराब हो गई और वो पॉलिसी खराब हो गई। यहाँ पे सवाल ये है कि एक परिवार आता है और वो मुगलई अंदाज में डेमोक्रेसी को खत्म करके, डेमोक्रेसी को रिग करके बादशाहत की तरह चलता है और वैनिटी प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट की जरूरत ही नहीं है उस देश को, वैसे प्रोजेक्ट लाता है अपनी बादशाहत बनाए रखने के लिए। और जनता को इस सिस्टम से जनता का भरोसा टूट चुका है और ये कहे कि नहीं ये होते तो ऐसा होता, ये बात नहीं है। इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी हैज कोलैप्स्ड इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये इसका पहला इंडिकेटर है कि 50% जनता सड़क पे आ जाती है। आप दिखाइए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कोई ऐसा मास रिसेटमेंट की गुंजाइश नहीं आ रही है, लेकिन हमारा पॉलिटिकल क्लास, हमारे जो स्टेटस वॉइस लोग हैं, इसको देखना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात मैंने कहा कि देखिए ये भारत का बैकयार्ड है, हमको उनसे सीखना नहीं चाहिए, हमको उनको स्टेबिलिटी देनी है, हमको उनको सिक्योरिटी देनी है। हमारे मॉडल से उनको कॉपी करना चाहिए, कॉपी करके उससे फायदा उठाना चाहिए। क्या हम ऐसा करने की स्थिति में नहीं है? शायद हम ये सवाल का जवाब खोजने की जरूरत है। और दूसरा, जो राजनीतिक दल के दोनों लोग हैं, तो इन दोनों से कहूंगा कि अपने मतभेद अपने साइड में रखिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव बात कीजिए। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि वर्बल वॉर आप करते रहें। वाकई लोकतंत्र ध्वस्त हो गया है क्या? एक आपातकाल की स्थिति बनी हुई है क्या श्रीलंका में? अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, महंगाई अपनी चरम पर है और जिस तरह से न्यूज चैनल, जो सरकारी न्यूज चैनल है उसको बंद कर दिया गया, वहां पर प्रदर्शनकारी पहुंच जाते हैं। ये आपातकाल की स्थिति नहीं है तो इसे और क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल आपातकाल है और जब तक सरकार ने वहाँ आपातकाल की घोषणा भी कर दी है कि आपातकाल है, लेकिन ओझा जी जो कह रहे थे वो बात बिल्कुल ठीक है कि नीतियां एक परिवार आधारित केंद्रित नीतियां वहां पर रही, देश हित में वो नीतियां नहीं, तो उसका भी ये सीधा सीधा इफेक्ट है। दूसरा, हम कहते हैं कि कोविड का असर बाकी पूरे विश्व पर हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी रहा क्योंकि वहाँ जो मैक्सिमम जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो टूरिज्म के ऊपर बेस्ड था। जीडीपी का 10% उनका टूरिज्म से आता है, तो टूरिज्म खत्म हो गया और जो वहां पर अराजकता रही या बाकी जो सिचुएशन रही, उसके कारण वहाँ टूरिज्म कोविड से पहले भी ज्यादा बंद हो गया था। और यूक्रेन के वार के कारण भी तो उनकी जो फॉरेन की करेंसी है तो उसका भी कम हो जाना, और उसके कारण से वो जो इंपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे तेल है या खाने की चीजें हैं, जो बाहर से मंगवाना चाहते थे, तो वो भी जो हुआ है। और ये आंदोलन जो है वहां पर आंदोलन कोई राजनीतिक या ऐसा वार नहीं है, वो जनाक्रोश है। बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। लोग पैसे खाने के लिए उनके पास नहीं है, इसलिए वो सड़क पर उतरे हैं। अगर यही लोग पहले से ही जो इलेक्शन हुए वहाँ अच्छी तरह से देते, परिवार को रिफ्लेक्ट करते, उसको हटाते, तो शायद आज ये स्थिति ना होती। ठीक है अश्विनी जी, एक बहुत छोटा सा सवाल मेरा आपसे है कि
सरकार हाथ खड़े करे उससे पहले सरकार के पास क्या कुछ ऑप्शन रहते हैं हालात पर काबू पाने के लिए, हालात को बेहतर करने के लिए, स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए? लेकिन देखिए कि ये सरकार जो थी उसके हाथ में कुछ था ही नहीं, उसने सरेंडर कर दिया है। तो सरेंडर करने के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। तो आज वहां पर सिर्फ यही है कि वो वहां पर बाकी राजनीतिक दल है, वो एक वहां पर एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट बनाए और वो गवर्नमेंट जो है यूएन से, IMF से जो लोग वहां पर बात कर सके। और भारत के साथ भी ओझा जी ने कहा कि बैकयार्ड है, वाकई हमारी सिक्योरिटी को भी थ्रेट हो सकता है कि अगर श्रीलंका में चीन का कब्जा होता है। तो इसलिए भारत नजर है भी और भारत को सपोर्ट भी करेगा। तो ऐसा एक वहां पर गवर्नमेंट आनी चाहिए, ज्वाइंट आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देश को उस संकट की घड़ी से उनको निकालना है। तो वहां पर एक गवर्नमेंट बनकर और इसका समाधान हो सकता है। और शॉर्ट टर्म के लिए जो है उसके बाद इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन इस चीज से निकलने के लिए नहीं तो बहुत जल्दी चीन उसके ऊपर कब्जा कर लेगा और वो बहुत मुश्किल होगी भारत के लिए भी और चीन श्रीलंका के लिए। ठीक है, भारत के लिए भी मुश्किलें हो सकती है और चीन के लिए तो जाहिर तौर पे हालात बेहतर हो सकते हैं अगर वो कब्जा करता है। लेकिन एक बहुत अहम सवाल मेरा आपसे है रत्नाकर जी, भले ही देखिए इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस बात को रेज किया कैप्टन आई सिंह जी ने, वो कह रहे हैं कि वहां पर जो हालात है उसके लिए गलत नीतियां जिम्मेदार भले ही हो, लेकिन एक परिवार अपने आप को मठाधीश समझने लग गया था जिस वजह से ये हालात अब वहां पर हो गए हैं। क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं क्या इस बात से? देखिए नेहा जी, मेरा यही कहना है कि भाजपा को इन परिस्थितियों से सबक सीखने की जरूरत है, न कि आरोप लगाने की जरूरत है। जैसा कि परिस्थितियां आज बहुत हद तक श्रीलंका और भारत में सिमिलरिटीज कुछ दिख रही हैं, जो परिस्थितियां पहले वहां थी, भारत में भी वस्तु स्थिति यहाँ पे वैसी बनती नजर आ रही है। मैं आपको भारत को श्रीलंका मत बनाओ यार, ऐसी स्थिति मत करो, इस तरह की स्टेटमेंट मत दो। सुनिए, ये रातों रात पर नहीं, ऐसी स्टेटमेंट मत दो आप। आपकी बातें सब मैं मान रहा हूँ, आप मेरी आंकड़ों के साथ मैं बता रहा हूँ, आप मेरी लेकिन आप ऐसी जो है ना, ऐसी परिस्थितियां इस चैनल पर बैठकर मत करो कि भारत बहुत स्ट्रांग है और आपके कहने से भारत की स्थिति खराब होने वाली नहीं है। अब मैं बोलूं अभी? जी रखिए बात रखिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत की परिस्थिति श्रीलंका की तरह हो जाएगी, लेकिन परिस्थितियां जो बन रही हैं वो कहीं न कहीं श्रीलंका से सिमिलरिटी मिल रही है। क्यों आप इस तरह की बात करें, क्या वजह इसके पीछे? बताइए। मेरी बात पूरी नहीं बताइए सर, बताइए, मौका दे रही हूँ आपको। 2013 से पहले ये उनकी अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था से आगे थी, ये क्या आज शास्त्री इसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि मैं आपको कई आंकड़े पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और इनसे जवाब मांगिएगा। जी बिल्कुल कि आने वाले दिन में हम जो है कहाँ पे खड़े रहेंगे। हाँ। देखिए, आज हमारा विदेशी कर्ज जब मोदी सरकार आ रहा था तो 56 लाख करोड़ था, आज हमारा विदेशी कर्ज जो है 140 लाख करोड़ हो गया है। मतलब विदेशी कर्ज जो हमारा 2.5 गुना बढ़ गया है सिर्फ 8 साल के दौरान। 70 सालों में हमने 56 लाख करोड़ किया, लेकिन अभी 140 करोड़ बढ़ गया है। दूसरी चीज, आज देश में एनपीए जो है वो 7 गुना बढ़ गया है। आज जो हमारे देश का पर कैपिटल इनकम है वो बांग्लादेश से भी नीचे चला गया है। तो ये परिस्थितियां सोचनीय नहीं है क्या? 8 साल में 22.5 करोड़ व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं, जो गरीबी रेखा के ऊपर थे, आज सिर्फ 8 साल के दौरान। तो ये सारी परिस्थितियां कहीं न कहीं ये सरकार को चेतावनी दे रही है कि आप जो है श्रीलंका से सबक लीजिए। जिस प्रकार ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 10 साल और नीचे चले गए, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे उभरती अर्थव्यवस्था थी, आज 150 के पार चली गई है। तो क्या ये सारी परिस्थितियां ये नहीं दवा कर रही है कि कभी हम श्रीलंका भी हो सकते हैं? तो कहीं न कहीं मेरा कहना यह है विपक्ष होने के नाते कि सरकार इस तरह की नीतियां लोगों के ऊपर न थोपे, कहीं न कहीं महंगाई को कंट्रोल करे, बेरोजगारी को कंट्रोल करे, जिससे कि हमारे देश में विकास हो। सिर्फ हम भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के ऊपर ठीक है, मैं इस पे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले कैप्टन आई सिंह जी, ठीक है, ओके, ठीक है। कैप्टन आई सिंह जी, क्या आप गलत नीतियां लोगों पर थोपते हैं क्या?
नेहा जी, मैं बताना चाहूंगा, मैंने अपनी जहां पहले बात शुरू करी थी, आज वहीं से मैं फिर करूंगा। जब एक परिवार अपने आप को जो उस देश का सर्वे सर्वा मान लेता है कि मैं ही जो कुछ हूं, मैं ही इस देश का हूं, इसी तरह से इस कांग्रेस परिवार ने माना था। नेहरू गांधी से इंदिरा गांधी, जब इंदिरा गांधी की नीतियों को लोगों ने देश में पसंद नहीं किया, तो यही हालत जो आज श्रीलंका की है, इस कांग्रेस ने बनाई थी, और इसमें देश में आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस पार्टी ही थी। और आज ये कह रहे कि जो कर्जा बढ़ा है, अरे जनाब, हमने तो आपने पेट्रोल का 45,000 करोड़ जो है ना डॉलर आपने कर्जा छोड़ के गए थे पेट्रोलियम कंपनी का, वो हमने आके चुकाया है। आप झूठ बोलना कम बंद करें। आपको कुछ जानकारी नहीं होती है, सिर्फ चैनल पे आके झूठ बोलना है। आपके पास है तो दिखाइए कि आप जितना बोल गए उसमें सच्चाई कितनी है। सिर्फ कांग्रेस का नेहा जी एक काम रह गया है कि चैनल पे बैठ के झूठ बोलना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इनके नेता ऊपर, इनके राहुल गांधी, सोनिया से लेके नीचे जितने तक हैं, सब झूठ बोलते हैं। बताइए क्या इसको पूरी तरह पता लगाने की आप कांग्रेस ने क्यों लगाई थी, जवाब दीजिए, क्यों लगाई थी इमरजेंसी? क्या ठीक है, देखिए हम इमरजेंसी क्यों लगाई थी, कैसे लगाई थी, हम राजनीति से बचेंगे सर, हम राजनीति से बचेंगे। नीतियां बोल रही है, और राहुल, सोनिया गांधी आज इसी तरह के है, देश में कुछ हो जाए तो कल ही भाग जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, नहीं मैं चाह रही थी कि नहीं ऐसे नहीं, मैं चाह रही थी एक सेकेंड, मैं चाह रही थी उन विषयों के बारे में आप बोले जिस बारे में अभी रत्नाकर सिंह जी ने बोला कि क्या वाकई श्रीलंका की जैसी स्थिति है क्या भारत में? अगर है तो क्या नीतियों को थोपा जा रहा है क्या? उस पर ना बोलते हुए सर आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी पे पहुंच जाते हैं, आपातकाल पे पहुंच जाते हैं। ये विडंबना नहीं चाहते उस पर बहस करना। नहीं, सुने, अब सुने, इन्होंने जो बोला है उसका आप ये दिखाया, खाली झूठ बोलने में नहीं चलता। आप तथ्य हमें दिखाएं कि कहाँ ये तथ्य, सिर्फ खाली झूठ बोल देने से कि ये हो गया। अरे हम तो इनकी वही चीजें बता रहा हूँ जो इन्होंने पहले ये करते रहे। अगर इनके पास तथ्य है तो दिखाएं कि हमने जो है ना, कहाँ एमपीए बढ़ा है, कहाँ हम पे कर्जा बढ़ा है, तथ्य है तो दिखाएं। झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, समस्या किस तरह से इनके राहुल गांधी विदेश में जाके बैठ के कह देते हैं कि भारत तो बारूद के ढेर में बैठा है। अरे सुनिएगा, बीच में नहीं बोला, सुनिएगा, बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला हूँ। भैया जी बंद कराइए, बंद कराइए। देखिए एक सेकंड रुक जाइए, शालीनता के साथ हम डिबेट करेंगे सर। आपको पता है कि इस तरह से डिबेट एपीएन में नहीं होती, बहुत शालीनता के साथ आप डिबेट करिए। आप अक्सर आते हैं सारे के सारे, आप सभी हमारे लिए सम्मानित हैं, लेकिन एक एक करके अपनी बातों को रखिए, शालीनता के साथ रखिए। सर हमें भी समझ में आया आप क्या कह रहे हैं, जनता को भी समझ में आया आप क्या कह रहे हैं। अगर इस तरह से करेंगे तो ना हमें समझ में आ रहा है ना जनता को समझ में आएगा। बेकार ये आप अपनी भी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं और जनता तो समझ ही नहीं पा रही। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, एक एक करके बोलिए, हैंड रेज करिए, मौका दूंगी, अपनी बात को रखिएगा। कैप्टन आई सिंह जी जल्दी से रखिए। नेहा जी, इनको चैनल पे बैठ के झूठ बोलना होता है, इसलिए बीच में बोलते हैं। आपने देखा होगा जितनी देर ये बोलते रहे, जबकि ये पूरा झूठ बोल रहे थे, 100% झूठ बोल रहे थे, मैं फिर भी सुनता रहा। मैंने कहा मैं अपने समय में टाइम बोलूंगा, मगर जैसे ही मैंने शुरू किया, इनकी सच्चाई उजागर करी तो मुद्दे पे आ तो ये कमजोरी इनकी नहीं है, राहुल गांधी भी यही करते हैं। आप सोचिए कि ऐसा कोई नेता होगा जो अपने देश की बुराई विदेशी धरती पे करने जाएगा। राहुल गांधी ने विदेशी धरती में जाकर देश की बुराई करी, तो ये तो कर रहे हैं तो बड़ी बात नहीं है। ये इनका चरित्र है, अरे ये इनका चरित्र है, ये इनका चरित्र है कांग्रेसियों का कि इन्हें झूठ बोलना है और देश को बदनाम करना, इससे ज्यादा इनके पास कुछ नहीं होता। ठीक है। अश्विनी जी, क्या वाकई जिस बात का जिक्र नाकर जी कर रहे थे, कह रहे हैं कि अभी जो हालात हैं वो श्रीलंका जैसे ना हो जाए, इस ओर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि हम उस ओर बढ़ रहे हैं, वैसी स्थिति आ रही है भारत में? देखिए, भारत की स्थिति ऐसी बिल्कुल नहीं है। मेरी कांग्रेस के प्रवक्ताओं से सर्वत्र प्रार्थना है कि इस प्रकार की जो है स्टेटमेंट मत दें। भारत की तुलना हम श्रीलंका से कर रहे हैं, मतलब करने वाले तो शर्म आनी चाहिए। आज भारत की नहीं चीन से आगे नहीं मत करिए। आप बताइए,
चीन से हमारी स्थिति आज मेरा प्रश्न है, आप कहाँ जा रही है और भारत का जो रिजर्व है वो कहाँ बढ़ रहा है, और जो अगर बाहर से जो सुनिए एक प्रश्न है मेरा, आपका जवाब दे दीजिए। तो वो भी पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहा है, दृष्टिकोण से पॉकेट में नहीं जा रहा है। ये नहीं लगता है कि वह श्रीलंका से सबक सीखना चाहिए? क्या अरे भैया, भारत जो हो रहे हैं श्रीलंका से मत कहीं न कहीं श्रीलंका की परिस्थिति न बन जाए। जी, इनका माइक बंद करो, ये डिबेट में बैठना ही नहीं जानते हैं। अगर कोई पत्रकार, कोई विश्लेषक अपनी बात रख रहा है तो उसमें भी बीच में बोल रहे हैं। ठीक ये है, तो ठीक इनके संस्कार है एक कांग्रेसियों एक करके बात को रखिए। अश्विनी जी बोल रहे हैं, हैंड रेज करिए, मैं मौका दूंगी, अपनी बात रखिएगा। अश्विनी जी रखिए अपनी बात। तो मेरा यही कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रांग है। अगर भारत से ऋण बढ़ा है, मान लो विदेशी ऋण बढ़ा है, तो वो प्रोजेक्ट के लिए आया है। तो प्रोजेक्ट के लिए बाहर जापान से आया है या बाकी जगह से आया, वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहा है, वो पैसा किसी की पॉकेट में नहीं जा रहा। तो इसलिए इस प्रकार की बातें करना कि भाई भारत का लोन बढ़ रहा है, अरे भारत की जीडीपी की पोजीशन आप देखो कि कहाँ है और भारत कहाँ है, भारत की जीडीपी कहाँ जा रही है, चीन से आगे है। बाकी एक प्रश्न करूंगा, उनसे हमारी पोजीशन अच्छी है। एक प्रश्न करूंगा के साथ क्यों कंपेयर करो? मुझे मौका दीजिएगा। जी 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 जी, ठीक है रत्नाकर जी, मुझे ओझा जी का रुख करना, जल्दी से बात रखिए अपनी। प्रश्न मेरा अश्विनी जी से ये है कि अगर वो पैसों का उपयोग जो है भारत के विकास में किया जा रहा है, तो 84% जनता गरीब होती गई, 22.5 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे चली गई और 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए और अडानी और अंबानी विश्व के 10वें आंकड़े हैं, लाओ आंकड़े दिखाओ, आंकड़े कहाँ है? तो ये इस पे क्या जवाब देंगे? दिखाओ आंकड़े कहाँ है? पढ़ लिख के आया करो, नहीं है तो गूगल पे देख लो जाके। रिपोर्ट कहाँ के आंकड़े आप लाते हो? ये आंकड़े जो है ना, कोई ऑथेंटिकेटेड आंकड़े होने चाहिए। आप इस प्रकार के प्रोजेक्ट करते हो कि इंडिया जो है धरातल में जा रहा है। पूरा विश्व जो है आप बताइए ना, आज हमारी सुब्रमण्यम स्वामी का और आपको तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी हमारी, आज 164वीं क्यों हो गई? आप कौन सी बात कर रहे हैं? अर्थशास्त्री बैठे हैं यहाँ पे, आप सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट ही देख लीजिए ना। इस देश को जो है स्वामी का ट्वीट देखिए। स्वामी तो बहुत सारी बातें कहते हैं, लंबी फहरिस्त मैं आपको बताऊंगी तो बहुत देर लग जाएगी सर। सुब्रमण्यम स्वामी पे मत जाइए। राहुल गांधी का ट्वीट देखो ना, क्या क्या लिखते हैं। ठीक है, सेना को भी बदनाम करते हैं, ठीक है, वो तो सेना को भी बदनाम करते हैं, चाइना की तारीफ करते हैं, पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, राहुल गांधी को नहीं, इस तरह से नहीं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रत्नाकर जी, ठीक। श्रीलंका पे आज हम डिबेट कर रहे हैं, मुद्दे पे रहिए सर, मुद्दे से मत भटकिए। मुद्दे को कांग्रेस आप कभी हटा मुद्दे पे देते रह सकती है, कांग्रेस कभी मुद्दे पे नहीं रह सकती। प्लीज आप लोगों से निवेदन है, प्लीज अनुरोध करती हूँ मैं, इस तरह से मत करिए। ओझा साहब सवाल ये है कि थोड़ी देर पहले भी आपने सुना होगा, अश्विनी जी ने कहा था कि देखिए चीन का भी अपना हित है, और चीन का क्या हित है और चीन किस तरह से क्या लगता है कि इस और भी विस्तारवादी नीति के तहत सोच रहा है? देखिए, थोड़ा सा मैं कहूंगा जो हमारे चीन का डेमोक्रेसी की बुनियाद होती है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, और बहुत दुख और अफसोस होता है, खास करके मैं ऐसे तबके से आता हूँ जो लोग अपना सब कुछ खत्म करते हैं देश के लिए और नाम भी नहीं चाहते। इत्तेफाक की बात है कि मैं बचा हुआ हूँ और आपसे बातचीत कर रहा हूँ, और ऐसी जब बातचीत होती है तो दुख होता है। देखिए, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी सबवर्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ डेमोक्रेसी की प्रगति हुई थी। तो सारे पैनलिस्ट की बातों में कुछ न कुछ सही भी है, कुछ दिक्कतें भी हैं। हमारा झगड़ा श्रीलंका से नहीं होना चाहिए, हमारी तुलना श्रीलंका से नहीं होनी चाहिए, हमारी तुलना चीन से होनी चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हमारी गवर्नेंस कैपेसिटी में कुछ न कुछ तो कमी है कि इतनी बड़ी एसिमेट्री चाइना और हमारे बीच में आ गई है। लेकिन कुछ स्ट्रेंथ भी है, ऐसी बात नहीं है कि इनसे कमी स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि चाइना में देखे कि मास तक की सिक्योरिटी सुरक्षित नहीं है, करीब 20 लाख लोग जो है डिसअपियर हो चुके हैं। तो हमारी डेमोक्रेसी के कुछ स्ट्रेंथ भी है और दुनिया हमारी डेमोक्रेसी को देखना चाहती है। आपने चाइना का सवाल कहते हैं कि चाइना की कुछ अलग स्ट्रेंथ है। चाइना जब इसकी पूरी हिस्ट्री में देखे, उसके जीन्स में देखें, तो चाइना में कभी डेमोक्रेसी थी ही नहीं। डिसेप्शन हमेशा
उनकी साइकी में घुसा हुआ है। शीजी के जमाने, शी उनकी हिस्ट्री की किताब है, हान डायनेस्टी की मैं बात कर रहा हूँ, उनके वॉरिंग एज फेजेस की बात कर रहा हूँ 800 BC से, या उनके जिया डायनेस्टी की पूरी हिस्ट्री चाइना की मैं पढ़ के, उनकी साइकोलॉजी पढ़ के, उनकी सारी चीजें पढ़ के मैं कह रहा हूँ। तो देखिए चाइना का अभी क्या हुआ है कि एक ब्यूरोक्रेसी उनका पुराना ट्रेडिशन रहा है, तो एक उन्होंने जबरदस्त मॉडल इजाद किया है, अमेरिकन कैपिटलिज्म को उन्हें एक्सप्लॉइट किया है और इसके बाद अमेरिका ने टेक्नोलॉजी दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन सोच वो चाइनीज रखे हुए हैं। तो आप देखें कि चाइना क्या कर रहा है कि चाइना ने श्रीलंका को वर्चुअली डी फैक्टो कंट्रोल में कर लिया। पूरे राजपक्षे परिवार को बहुत सारी रिश्वतें दी कि जो लोन दिए गए उसका 20, 30, 40, 50% तक जो है कुछ लोगों की जेब में गया। अब चाइना का मॉडल देखे, चाइना क्या कर रहा है, पूरे अफ्रीका में जितने रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं उनके रिसोर्सेज जो 100 रुपए के हैं वो 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए में ले रहा है। ट्रेड पे कागज पे दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, और कुछ परिवारों को रिश्वत दे रहा है, कुछ ऑटोक्रेट्स को रिश्वत दे रहा है, जो जिस तरीके से आ रहा है। और वही हाल देखिए कि जो भी सीपेक में या उसके इकोनॉमिक कॉरिडोर में जहां पे भी वो लोग फंसते हैं, तो हमारी तुलना श्रीलंका से नहीं थी। वो हर एक हालत में वो बने रहना चाहते थे और कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते थे। लेकिन आप देखिए नेहा जी कि जिसको जनता ने चुना, थम्पिंग मेजोरिटी मिली थी 2 साल पहले, लेकिन थम्पिंग मेजोरिटी जिस व्यक्ति को मिलती है वो एक चोर की तरह देश छोड़ के भाग रहा है। ये क्या नहीं लगता कि एक सिस्टमिक फेलियर है? सवाल ये कहे कि नहीं ये पॉलिसी गलत थी, वो पॉलिसी गलत थी, जी नहीं। देश पे संकट आता है तो लोग जान देने को तैयार रहते हैं, आधी पेट खा के भी रहने को तैयार रहते हैं। उस देश में फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह ऐसी स्थिति आ गई, एक परिवार सब कुछ लूट रहा है, सब कुछ अय्याशी कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। आप कहें कि परिवार की गलती है? सॉरी, परिवार की गलती नहीं है। किसी भी बड़े देश की तकदीर इस बात पर निर्भर नहीं करती कि 1-2 व्यक्ति या 1-2 नेता कैसे करते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं। तमाम इंस्टीट्यूशन को रिस्क कर लिया गया है। जैसे मैंने कहा, पॉलिटिकल स्पेस कार्टलाइज कर दिया गया कि आप जनता के पास 2 ऑप्शन है, आप एड्स से मरिएगा, कैंसर से मरिएगा, या तीसरा ऑप्शन कोरोना से मरिएगा। 3 के बाद ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किसी को दोष देना नहीं चाहते। इंसान की फितरत में, उसके जेनेटिक कॉम्पोजिशन में, उसके कल्चरल पैटर्न में बहुत खराब चीजें हैं तो बहुत अच्छी चीजें हैं। और आज मैं कहता हूं कि पूरे डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में लीडरशिप की जरूरत है, लेकिन जिस तरीके के डिस्कोर्स हमारे 2 राजनीतिक दलों के लोग कर रहे हैं, मुझे बहुत दुख और बहुत अफसोस हुआ। मेरी बातचीत होती है देखिए पश्चिम के लोगों से, जो सबसे विद्वान लोग हैं, वो कहते हैं कि देखिए भारत पे हम बहुत सम्मान इसलिए करते हैं कि भारत एक अकेला देश है जिसमें प्रजातंत्र मजबूत हुआ बड़े एडवर्स हालात में, लेकिन उसमें परिवार के कार्टेल, नेपोटिज्म, ये सारी चीजें आई। देखिए ये हकीकत है। और आपसे हम कहेंगे कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे अगर हम आते हैं तो जो भी डिस्कोर्स करें, चलिए आपके लिए मुश्किल होगा, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन ईमानदारी से डिस्कोर्स कीजिए। और ये इसमें मैं कहता हूं कि भारत को एक अच्छा रोल मॉडल बन के पूरी दुनिया को प्रस्तुत करने की जरूरत है। सवाल परिवार का नहीं है, सवाल पॉलिसी का नहीं है, ये डेमोक्रेसी का वेस्टर्न मॉडल हमारे रीजन में कोलैप्स कर चुका है। ठीक है सर, ठीक है। रत्नाकर जी जल्दी से बात रखिए अपनी। 10 सेकंड लूंगा नेहा जी। 2 चीज मैं कहना चाहूंगा। पहली चीज की जो ओझा जी ने कहा है कि रोल मॉडल बन के भारत को उभरना चाहिए, तो कहीं न कहीं मेरा कहना यह है, एक विपक्षी पार्टी होने के नाते, कि आप परिस्थितियों का आकलन करिए। जो वहां पे ये केस स्टडी की तरह आप उसको देखिए, श्रीलंका के केस को, और उससे सबक सीखिए। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं कि श्रीलंका और भारत कहां से श्रीलंका जैसा हो सकता है, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप उन परिस्थितियों का आकलन करिए जिससे कि वहां की परिस्थितियां बद से बदतर हो गई और वहां के राष्ट्राध्यक्ष को देश छोड़कर भागना पड़ा। तो ये परिस्थितियां हमारे देश के लोगों के लिए और राष्ट्राध्यक्ष के लिए ना होना हो। पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा, जो अभी अश्विनी राणा जी कह रहे थे कि ये कौन से आंकड़े की बात करते हैं, मैं एक सदन के आंकड़े की बात करता हूं जो इनकी सरकार, मोदी सरकार ने दिया है, उस आंकड़े की बात करता हूं। 8.5 लाख लोगों ने इस देश की नागरिकता को छोड़ दिया है। वो क्यों छोड़ा है कि हमारे जो अश्विनी राणा जी है वो बताएंगे। 2800 कंपनियां जो है ये भारत को खोल करके अपना कारोबार बंद करके वो बाहर चली गई। ये क्यों चली गई, ये हमारे अश्विनी राणा जी जरा बताएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है। ओझा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बात रखिए सर। मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, जल्दी से बात रखिएगा। यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बताने की जरूरत है, ना कि गुणगान करने की जरूरत है। हमको अलर्ट करने की जरूरत है। ठीक है, अश्विनी जी का भी रुख कर लेंगे जल्दी से ओझा साहब। देखिए कभी कभी राजनीति में या गवर्नेंस में निर्णय आप लेते हैं, आज उसका नतीजा काफी दिन बाद होता है। तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं उनकी बात पूरी तरीके से गलत नहीं है, लेकिन भारत की समस्या शुरू होती है 2004, 5, 6, 8 या उसके आसपास से, या उसके पहले। जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हमने लिया, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं हुए। तो ये कहना कि सिर्फ इस गलत सरकार की वजह से हुआ, उनकी बातें ठीक है, वो सही नहीं है।
2009, 10, 12 का वो समय हमें बहुत अच्छे से याद है कि लोग समझते हैं कि हिंदुस्तान में पॉलिसी पैरालिसिस हो चुकी है, हम नीचे जा चुके हैं। तो अच्छा होगा कि ऑपोजिशन कोई कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेके आए, बजाय कि स्टेटस को एंटी रिस्टोर करने की बात करे, ये दिखा के। धन्यवाद। ठीक है। अश्विनी जी, क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में, सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सवाल ये कि अब श्रीलंका जिस हालात में है वो सभी के सामने है, ऐसे में आर्थिक तौर पर अब क्या कदम उठाने की आप जरूरत समझते हैं कि हालात कुछ हद तक बेहतर हो? फौरी तौर पर क्या कदम उठाने चाहिए? अश्विनी जी। गवर्नमेंट एक बननी चाहिए टेम्परेरी, और वो गवर्नमेंट जो है IMF के साथ, UNO के साथ, भारत के साथ मिलकर जो है वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, वहाँ की जो स्थिति है, उससे बाहर निकलने के लिए जो है प्रयास करें, और निकल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक, और उनकी भी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल बात जिसकी हम कर रहे थे, क्योंकि श्रीलंका के जो हालात हैं वो खराब होते जा रहे हैं। श्रीलंका में जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और इसके बाद आपको बता दें कि जो राष्ट्रपति नए बनाए गए हैं रानिल विक्रमसिंघे, उनका भी अब विरोध हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि कार्यकारी राष्ट्रपति बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो हालात है वो जाहिर तौर पर खराब है। अब श्रीलंका में किस तरह से कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि जो टेलीविजन चैनल है उनका उसका भी प्रसारण बंद कर दिया गया। प्रदर्शनकारी न सिर्फ प्रधानमंत्री आवास बल्कि ऑफिस में, राष्ट्रपति भवन में, तमाम जगह घुस गए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन होता जा रहा है। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए वहां पर पुलिस बल लगा दिया गया है, और जो फोर्स लगी हुई है वो लगातार कोशिश कर रही है कि कंट्रोल किया जा सके, लेकिन हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। अब ऐसे में किस तरह से इस हालात को काबू में किया जाएगा, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।